hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. एक ऐसी सोच जिसके आगे कोई सच बड़ा नहीं, एक मामूली इंसान ऊपर वाले से छोटा नहीं, चुप्पी ही फैली हर जगह और थोड़ी सी हिम्मत कहीं, क्योंकि यहाँ किसी की जिंदगी की कीमत नहीं। और इस भयंकर सोच को हम कहते हैं फासिज्म। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ऑलरेडी फासिस्ट स्टेट बन चुका है, पर हाँ ये जरूर पूछ रहा हूँ कि क्या हम उस रास्ते पर नहीं है। हमारे नेताओं और फासिस्ट लीडर्स की सोच में कोई फर्क है? चलो ये तुम खुद ही डिसाइड कर लो। चलो तो देखते हैं इंटरनेट फासिज्म के बारे में क्या कहता है। फासिज्म एक फार राइट ऑथोरिटेरियन अल्ट्रा नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और मूवमेंट है, जिसे एक डिक्टेटोरियल लीडर, सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेसी, मिलिटरिज्म, अपोजिशन की जबरदस्ती सप्रेशन, एक नेचुरल सोशल हायरार्की में विश्वास, नेशन या रेस का परसीव गुड के लिए इंडिविजुअल या माइनॉरिटी इंटरेस्ट के सबऑर्डिनेशन यानी उनको महत्व न देना, और सोसाइटी और इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग रेजिमेंटेशन यानी पूरे समाज को सख्त नियंत्रण में रखना, इन सारी चीजों से पहचाना जा सकता है एक फासिस्ट स्टेट। ये फासिज्म की रियल डेफिनेशन नहीं है। हाँ, ये सारी चीजें एक फासिस्ट मूवमेंट में देखी जा सकती है, या कह सकते हैं फासिज्म के अल्टीमेट यूटोपिया को पाने के लिए ये सारी चीजें यूज की जा सकती है और की गई है, पर हम इसे फासिज्म नहीं कहेंगे। ना ही ये रिएक्शनरी मूवमेंट है मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म या कोई भी टाइप के इज्म का। तो फासिज्म है क्या? तो आइए समझते हैं इंटरनेट की एक और टेक्स्ट बुक डेफिनेशन से। मिस्टर बीट जो हिस्ट्री प्रोफेसर और यूट्यूबर है, उनके हिसाब से फासिज्म इज एन आइडिया दैट द ग्रुप इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंडिविजुअल, जिसमें डाइवर्सिटी इस ग्रुप के लिए थ्रेट है, एक इंडिविजुअल फ्रीडम इस ग्रुप के लिए थ्रेट है, इमिग्रेशन, इनफैक्ट डेमोक्रेसी या कह सकते हैं कोई भी ऐसी चीज जो नया आइडिया है वो इस ग्रुप के लिए थ्रेट है, जो काफी हद तक सही है पर इनकम्प्लीट है। मेरी अंडरस्टैंडिंग से आई वुड ऐड टू इट दैट फासिज्म इज एन आइडिया दैट द सर्टेन ग्रुप इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंडिविजुअल एज वेल एज अदर ग्रुप्स, माइनॉरिटीज और एनीवन आइडेंटिफाइंग देमसेल्व्स डिफरेंटली देन दैट सर्टेन ग्रुप। अब ये तो काफी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ फासिज्म हुई, जिससे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा, बट इस वीडियो में हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। हिस्ट्री में बस ऐसी दो गवर्नमेंट्स रही है जिसे हम अनकॉन्ट्रोवर्शियली फासिस्ट कह सकते हैं, ऐसी गवर्नमेंट्स जिन्होंने अपने एम्बिशन को देश का सपना बताकर पूरी दुनिया के नाक में दम कर दिया। मुसोलिनी's fascist Italy and Hitler's Nazi Germany. Der ganzen Welt sieht von Blatt, was das Ergebnis der Begegnung von Berlin sein wird. Krieg oder Friede können wir entwarten. Before we go further, ये वार्निंग देना चाहूंगा कि आगे का कंटेंट थोड़ा सा एक्सप्लिसिट हो सकता है। It will be violent, graphic and blunt. इस वक्त इटली में आर्थिक और पॉलिटिकल हालत कुछ खास नहीं थी। देश की इकोनॉमी इतनी कमजोर हो गई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी आसमान छू रही थी। सामाजिक रूप से हर तरफ विरोध और दंगे चल रहे थे। मुसोलिनी की फासिस्ट पार्टी ने इसी बात का फायदा उठाते हुए अपने ब्लैक शर्ट्स की मदद से जगह जगह कंट्रोल हासिल कर लिया। और अब ये ब्लैक शर्ट्स क्या है, यह समझने के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जहाँ पे मैंने इस वीडियो के रिलेटेड ऐसे रेफरेंसेस एक्सप्लेन किए हैं जो शायद आपको नहीं पता होंगे। 28 अक्टूबर 1922 इस दिन बढ़ते हैं हजारों फासिस्ट इटालियन कैपिटल की ओर पावर सीज करने की चाह से। इसे हम कहते हैं मार्च ऑन रोम, और ऐसे हमें मिलता है दुनिया का पहला फासिस्ट स्टेट। मार्च ऑन रोम के बाद बुने तो मुसोलिनी बन जाते हैं फेस ऑफ फासिज्म नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मुसोलिनी अपने आप को फिलोसोफर बताता है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी जानने से पहले उस पर हुए इन्फ्लुएंस को जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा यह देखना जब वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में गुस्ताव ले बॉन की किताब द क्राउड का जिक्र करते हैं। 1800s के एंड में गुस्ताव ले बॉन मानते थे कि पॉलिटिकल लैंडस्केप बहुत चेंज हो रहा है, ह्यूमन सिविलाइजेशन अपने टर्निंग पॉइंट पर है। वो लिखते हैं, while our ancient beliefs are tottering and disappearing, while the old pillars of society are giving way one by one, the power of the crowd is only force that nothing menaces, and of which the prestige is continually on the increase,
The age we are about to enter will in truth be the era of crowds. Simply लेबों का ये कहना है कि अब पॉलिटिक्स इलीट्स के बारे में कम और मास पॉपुलेशन के बारे में ज्यादा होगा। मतलब पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए इलीट्स का साथ कम और मास पॉपुलेशन का सपोर्ट ज्यादा चाहिए होगा। लेबोन के हिसाब से ये पॉलिटिक्स को काफी सिंपल बना देता है। उनके हिसाब से एक साइकोलॉजिकल लॉ होता है मेंटल यूनिटी ऑफ क्राउड्स का। ये एक ऐसा आइडिया है जो कहता है कि जब इंडिविजुअल क्राउड के साथ आइडेंटिफाई करने लगे तो वो कुछ हद तक अपनी नीड्स को साइड में रखकर क्राउड्स के साथ सोचने लगता है। ऐसे तुमको लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल मिल जाता है लाइक माइंडेड लोगों का, जिसे तुम आसानी से इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट कर सको। वो आगे लिखते हैं कि ये एग्जाम्पल के हिसाब से क्राउड साइकोलॉजी एक हिप्नोटाइजर है और क्राउड हिप्नोटाइज्ड है। मतलब क्राउड की फीलिंग्स और थॉट्स दोनों ही डिटरमिन करता है वो जो साइकोलॉजिकल लॉ समझता है, जो हिप्नोटाइजर है। लेबो मानते थे कि क्राउड को अपनी तरफ करने के लिए सच बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो बोलना जरूरी था जो वो सुनना चाहते हैं, और जरूरी है उनके इमोशंस को अपील करना। वो लिखते हैं मासेस कभी भी सच्चाई की तलाश में नहीं होती। वो उस सबूत को नजरअंदाज कर देंगे जो उन्हें पसंद नहीं आता, भले ही वो उनके लिए बुरा हो। अगर कोई उन्हें भरम दे सके वो उसे अपनी जिंदगी दे देंगे, और जो उनके भरम को तोड़ने की कोशिश करे वो उसे ही मार देंगे। मुसोलिनी का भी मानना था कि 20th सेंचुरी इंडिविजुअलिज्म के बारे में कम और कलेक्टिविज्म के बारे में ज्यादा होगा, और जो इस बात को नहीं समझेगा वो पीछे छूट जाएगा। जैसे लिबरल्स जो इंडिविजुअलिज्म में मानते थे और कंजर्वेटिव्स जो एरिस्टोक्रेसी में मानते थे। आई थिंक इट इज टाइम टू ड्रॉप द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड नेम, कार्ल मार्क्स। एक ऐसे थिंकर जो मुसोलिनी को लगता था गॉट इट राइट। ओरिजिनल मार्क्स मूवमेंट फॉर्म करने वाले अब तक जा चुके थे और एडेप्टेशंस ऑफ मार्क्स देखने मिल रही थी। Known adaptation of Marx went from Marx himself to Lenin and then to Stalin and Mao. दूसरा होगा एक अलग ही डायरेक्शन में जॉर्ज सोरेल का एडेप्टेशन। जॉर्ज सोरेल एक हेटेरोडॉक्स मार्क्सिस्ट था, मतलब वो जो एस्टेब्लिश्ड आइडिया के अपोजिट ही बिलीव करता हो। वो कहता था दुनिया को सिर्फ क्लास और इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखना बहुत नैरो व्यू होगा, अधूरा व्यू होगा। वो मानता है कि सोशियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है जो रेवोल्यूशन के लिए जरूरी है। स्पेसिफिकली सोरेल का कहना था लोगों में आइडियोलॉजिकल यूनिटी लाने के लिए ऐसे मिथ्स क्रिएट करने होंगे जो उनको रेवोल्यूशन के लिए मोबिलाइज करे, इंस्पायर करे। ये मिथ्स ऐसी स्टोरीज होगी जो लोगों के स्ट्रॉन्गेस्ट इंक्लिनेशन को अपील करे, ऐसी स्टोरीज जो लोगों को इंस्पायर करती हो और जिसे लोग चेरिश करते हो, ऐसी स्टोरीज जो क्रिटिसिज्म के बियॉन्ड हो। फासिस्ट को सोरेल के आइडियाज पसंद आते हैं और वो उन्हें अडेप्ट भी करते हैं, और ऐसे हमें देखना मिलता है दूसरा एडेप्टेशन ऑफ मार्क्स विच गोज फ्रॉम मार्क्स टू सोरेल टू हिटलर एंड मुसोलिनी, जिसे कहा गया फासिज्म। अनलाइक लेनिनिज्म एंड मार्क्सिज्म, सोरेल के रास्ते पर हिटलर और मुसोलिनी तक पहुंचते पहुंचते मार्क्सिज्म का कोई रेजेम्बलेंस नहीं मिलता। इन फैक्ट हिटलर वायलेंटली एंटी मार्क्सिस्ट था, but you see how the influence works. To conclude, Marxist-influenced fascists believe that Marxism correctly taps into the spirit of mass politics. उनके हिसाब से Marxism एक simple narrative देता है between good and evil, where good is working class and elites are evil. हिटलर ने मार्क्सिस्ट मूवमेंट के बारे में अपनी बुक माइन कैम्प में लिखा है, एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव सोशल डेमोक्रेटिक पावर। हाँ, पूरा मार्क्सिस्ट मूवमेंट इसलिए सक्सेसफुल था बिकॉज ऑफ द होमोजेनिटी, मतलब सारे लोगों का एक तरह से सोचना और पब्लिक का वन साइडेड होना। जितने ज्यादा लिमिटेड और सिंपल आइडियाज थे उतने ही इजीली मासेस ने उन्हें अडेप्ट कर लिया, क्योंकि ऑफर किया गया मटेरियल उनके इंटेलेक्चुअल लेवल के बराबर था। बट फासिस्ट इन सब बातों के बावजूद मार्क्सिस्ट मूवमेंट को फ्लॉट कहते थे। वो मानते थे कि इसका फेल होना तय है, मेनली इस वजह से कि वो नेचर में डिवाइसिव था, यानी लोगों को बांटने वाला था, वर्किंग क्लास को प्रॉपर्टी ओनर्स के अगेंस्ट। मार्क्सिज्म के इस डिवाइसिव नेचर की वजह से फासिस्ट्स मानते थे कि ये देश की यूनिटी और सिक्योरिटी को अंडरमाइन करता है, जिसकी वजह से फासिस्ट्स को लगता है एक नए आइडिया की जरूरत है। मुसोलिनी अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखता है, इट वॉज नेसेसरी टू इमेजिन अ होली न्यू पॉलिटिकल कंसेप्शन एडिक्वेट टू द लिविंग रियलिटी ऑफ द 20th century, overcoming at the same time the ideological worship of liberalism, the limited horizons of various spent and exhausted democracies, and finally the violently utopian spirit of Bolshevism. उनको एक रेवोल्यूशनरी आइडिया चाहिए था जो लोगों को एक्साइट करे, यूनाइट करे। आगे ये लिखते हैं कैसे ये प्रॉब्लम एक पॉलिटिकल आदमी को सोचने पर मजबूर करती है जैसे वो खुद, और ऐसे क्लास कॉन्शियसनेस नेशनल कॉन्शियसनेस से रिप्लेस हो जाती है और बन जाता है फासिज्म का सोरेलियन मिथ। मुसोलिनी लिखता है, वी हैव क्रिएटेड आवर मिथ, द मिथ इज अ फेथ, अ पैशन, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इट टू बी अ रियलिटी, इट इज अ रियलिटी इन अ सेंस दैट इट्स स्टिमुलस इज होप, इज फेथ, इज करेज। मुसोलिनी ने फॉर्म किया सर्कल ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल अराउंड द मैगजीन ला वोचे, जिसमें स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहता है फिलोसॉफी प्रोफेसर जियोवानी जेंटाइल का। उन्होंने काम किया फासिज्म की लैंग्वेज और थियरी पर।
एक ही गोल से, नेशनलिज्म को मोबिलाइजिंग मिथ बनाना। उन्होंने ये किया नेशनलिज्म को मिस्टिकल आइडिया बताकर। उन्होंने कहा जब तुम अपनी आंख बंद करो तो अपना देश तुम्हारे शरीर के हर एक हिस्से में महसूस होगा। You will find the spirit of nation inside you. जियोवानी जेंटाइल का कहना था, History is not a past that is of interest only to the erudite. It is present, alive in the soul of us all. Those who are Italians feel themselves a part of this Italy. They find themselves not only in the blue of its sky and its hills and its water, nor only the desert or mountainous land that alternates with its fruitful plains and its smiling gardens. We close our eyes, let us make up abstract from the horizons of landscapes so varied in beauty and light, and Italy remains in our soul. In fact, it enlarges and expands in the glory of that which it is. उन्होंने कहा उनके लिए देश सिर्फ एक टेरिटरी नहीं है, ये कुछ स्पिरिचुअल है। वो इटली के लिए एकदम पैशनेट लैंग्वेज यूज करते। जैसे मुसोलिनी ये नहीं कहते कि वो इटालियन है, वो कहता आई एम डेस्परेटली इटालियन। तो फासिज्म क्या करता है? फासिज्म लोगों के ऐसे इमोशंस को मैनिपुलेट करता है जो बहुत सेंसिटिव हो, उन्हें एक पहचान देकर एक जैसा सोचने पर मजबूर करता है ताकि एक ही आइडिया पर लोग फोकस करे और कोई क्वेश्चंस ना उठाए। ऐसे में बचे कुचे कुछ सवाल उठाते भी है तो उनको गायब करना कोई बड़ी बात नहीं होती। यहाँ पर एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है, अल्ट्रा नेशनलिज्म पैट्रियट होना नहीं है, किसी की लाइफ कंट्रोल करना, उसकी केयर करना नहीं है। ये बस एक डर्टी गेम ऑफ पॉलिटिक्स है जिसे लोग अपने फेवर में काम करने के लिए आपको मैनिपुलेट करते हैं। ऐसे तरीकों से इवेंचुअली शर्म और हार ही मिली है। सिर्फ नेशनलिज्म और फासिस्ट नेशनलिज्म में ये फर्क है कि यहाँ पर नेशनलिज्म के ऊपर पॉलिटिकल, ट्रेडिशनल या मोरल कोई बाउंड्री नहीं होती। एज मुसोलिनी सेड, our myth is the nation, our myth is the greatness of the nation, and to the myth is greatness which we want to translate into a total reality. We subordinate everything else. अगर तुम पूछो फासिस्ट क्या करते हैं तो they will simply say whatever brings about the greatness of the nation. अब ये पूछना बहुत नेचुरल होगा कि greatness of the nation है क्या? इसका जवाब फासिस्ट अक्सर धुंधला छोड़ देते हैं। But here's what Mussolini says. The nation is great when it translates into reality, the force of its spirit. अब ये एक हिगेलियन आइडिया है, एक ऐसा आइडिया जो कहता है कि हिस्ट्री स्टेजेस में होती है और स्टेजेस को ह्यूमन स्पिरिट डिफाइन करती है। वो कहता है स्पिरिट्स आर द डायरेक्टर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इटालियन फासिस्ट चाहते थे इटालियन लोगों का फोर्स वर्ल्ड हिस्ट्री को डायरेक्ट करे, यानी दुनिया उनके हिसाब से चले। जब ऐसा होगा तब इटालियन ह्यूमन स्पिरिट्स का फोर्स रियलिटी में होगा, तब जाकर देश महान बनेगा, तब जाकर इटली महान बनेगा। अब ये पाने के लिए वापस जाते हैं हीगल के पास। हीगल का कहना था कि हिस्ट्री में वही लोग नोटिस होंगे जिन्होंने स्टेट बनाई होगी, यानी गवर्नमेंट बनाई होगी, और ये जो स्टेट है वो फॉर्म है ह्यूमन स्पिरिट का, यानी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट। इन शॉर्ट हीगल का कहना था आपको एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट की जरूरत है लोगों की इच्छाओं को रियलिटी में बदलने के लिए और स्पिरिट ऑफ द नेशन को एम्बॉडी करने के लिए। स्टेट तब पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होगा जब लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट गवर्नमेंट के कॉमन इंटरेस्ट से अलाइन करते हो, जिसे हीगल कहते हैं डिजायर्ड हार्मनी। और जब ये हार्मनी अचीव होगी वो वक्त होगा वर्च्यू, विगर और प्रॉस्पेरिटी का। इस फिलोसॉफी के हिसाब से गोल है इंडिविजुअल और स्टेट इंटरेस्ट को कॉमन रखना। अगर दोनों के इंटरेस्ट अलाइन नहीं करते तो स्टेट विंस, क्योंकि अल्टीमेट पावर है स्टेट इन रिलेशन टू द इंडिविजुअल्स। इटालियन फासिस्ट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस थे ये फिलोसॉफी से। वो स्टेट को एक लौता जरिया मानते थे देश को महान बनाने का, और वो मानते थे इंडिविजुअल नीड्स सबऑर्डिनेटेड होनी चाहिए स्टेट की नीड्स के सामने। और वो नीड्स क्या है वो ये डिसाइड करेंगे, क्योंकि स्टेट फासिस्ट था। ये है जस्टिफिकेशन ऑथोरिटेरियन रिजीम का। इन द एंड इटालियन फासिस्ट का ये आइडिया था कि पहले लोगों को यूनाइट करना, या कह लो मेजॉरिटी के लोगों के थॉट्स को यूनाइट करना और पावर हासिल कर लेना, और जब ऐसा हो जाए तब टोटलिटेरियन स्टेट बना देना जिसके पास पब्लिक के ओवर अल्टीमेट पावर हो विदाउट एनी अपोजिशन। मस्त गद्दी गरम करते रहो, बहुत सारा खाओ, उससे ज्यादा खाने दो, अपना काम बनता, लड़ मरेगी जनता। इटली और जर्मनी दोनों ही ये मानते थे कि इस रास्ते से वो एक ग्लोरियस सिविलाइजेशन बनाएंगे, जिसे इटली द थर्ड रोम कहती थी और जर्मनी द थर्ड राइक।